आप यकीन नहीं करोगे, मैं उनके सामने आपका इंटरव्यू करा दूंगा। अजीत डभोल साहब ने मेरे से ये कहा कि गोदारा जी, आप पहले प्रदेश के ऐसे लोग हो जो आपने आकर के इतनी बात की कि हमारे ये नहर आनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मध्य प्रदेश में ये होना चाहिए। हाँ जी, तो हमारे नेता क्यों नहीं बोलते? मैंने उनके सामने 8 लोगों प्रतिनिधिमंडल के सामने कहा कि हमारे नेता जो है, जो आपने मंत्री बना रखे, वो मंत्री पद कायम रहे किसी तरह, और मेरे बेटा और मेरे बेटी या कोई और मेरे जुगाड़ रहे और मेरी अगली टिकट पक्की हो। ये अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर टिकट कब मांगे? आपके पास आएंगे तो आपके पांव पकड़ेंगे, आपकी चमचागिरी करेंगे, आपका आभा मंडल सजाएंगे और कहेंगे जी आप दया रखना, हम तो आपके चेले हैं। हमारे यहाँ आपने 700 से 750 से 1000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की है। हरियाणा ने कर रखी है 2800 रुपये बुढ़ापा पेंशन। वो कह रहे हैं कि अगली साल हम 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दी, और वो कह रहे हैं कि हम अगले 1-2 साल बाद हम 5100 रुपये कहेंगे। ये कहते हैं कि हम अगली साल आपके 1100 रुपये करेंगे। अरे कब उनके साथ मुकाबला करोगे? एक गाड़ी जा रही है 100 की स्पीड में और तुम साइकिल पर चल रहे हो, क्या बात करते हो? यहाँ का कभी एसडीएम के पास चले जाओ, वो ज्ञापन नहीं लेता, कलेक्टर नहीं पूछता। जी, और इस देश के प्रधानमंत्री ने इस मरु की भूमि की चिंता की और मेरे को बुला के अपने हाथ से ज्ञापन लेके अपने पीए से फोटो खिंचवा के अपने मोबाइल से और मेरे को अपनी मेल से मेरे को मेल किया। इससे बड़ा इस देश का प्रधानमंत्री और क्या हो सकता है? अब अशोक गहलोत साहब लग रहे 2030 के अंदर आइडिया बताओ, नंबर 1 कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? बैंगन बनेगा ऐसे 2030 कैसे बन जाएगा? हमारी शेखावाटी नहर के लिए हम इतने साल से लड़ रहे हैं, आज ये डार्क जोन बन चुका है। लेकिन पानी का एक दिन भी कभी किसी ने बोला? किसी मुख्यमंत्री ने, एक्स मुख्यमंत्री ने, क्या हाँ मैं लेके आऊंगा पानी? किसी ने नहीं बोला। हमारे जल शक्ति मंत्री भारत का बना हुआ, इसी मरु प्रदेश का, उसने आज तक एक दिन नहीं कहा मैं पानी लेके आऊंगा। और आज आपके सामने भी कह रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल आए और हमारे साथ आके मिलके काम करे, और हम उनके साथ हैं और आप लीडरशिप संभालो। आज मेरे को बड़ा आज गर्व होता अगर वो जा करके लोकसभा के अंदर आज अड़ के बोलते कि मरु प्रदेश बनाओ और विशेष सत्र के अंदर ही मरु प्रदेश बनना चाहिए, तो आज इस मरु प्रदेश के लीडर वही होते। आप कभी गांव में गए नहीं हो, आप यहाँ का मुख्यमंत्री कभी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जाता है जैसे श्री कृष्ण भगवान का अवतार आ गया हो। कैसे चले जाओगे? आप जो छोटी स्टेटों में जाकर देखो, गांव गांव के अंदर मुख्यमंत्री घूमता है। एक दिन अर्जुन मेघवाल मिला, बोला बहुत अच्छी डिमांड है, तो मैं को बोलते क्यों नहीं? बोले आप नरेंद्र मोदी जी को राजी कर लो। तो मैं फिर आपकी क्या जरूरत है? वो राजी तो उन्हीं को करना है, आपकी क्या जरूरत है? वो तो राजी हैं, उनको आप जाके तो कहो। और तुम बताओ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड जैसा हमारा डेवलपमेंट कब कर दोगे? कितने साल में कर दोगे? या फिर कह देंगे ये तो जातिवाद है, ये तो जाटों का प्रदेश बन जाएगा। तो जैसे जाट को पाकिस्तान से आए नहीं, यहीं के पैदा हुए, और फिर या जाटों को इतनी, अगर किसी को एक आधे को नफरत है तो तुम जाटों को पाकिस्तान भेज दो, या इनका कोई अलग ही बना के, कोई टोला बना के इनका अलग निकाल दो किसी को। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। राजस्थान के 2 हिस्से कर मरु प्रदेश अलग से बनाने की मांग पिछले लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन आम आदमी की चर्चाओं में ये तब आया जब संसद का एक विशेष सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाया गया, और इसी सत्र के दौरान राजस्थान से मरु प्रदेश, महाराष्ट्र से मुंबई को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने तथा उत्तर प्रदेश से अयोध्या को एक अलग अयोध्या प्रदेश बनाने की बात आम आदमी तक पहुंची। और इसी चर्चा के दौरान आज हम बात कर रहे हैं मरु प्रदेश की मांग को राजस्थान में उठाने वाले जयवीर गोदारा से, और आप मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जयवीर जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस मरु प्रदेश के बनने से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्यों ये जरूरी है, और वर्तमान में जो केंद्र सरकार इसके ऊपर बिल लाने की जो बातें हमारे सामने आ रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। जयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर संदेश के इस मंच पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सीकर संदेश देखने और सुनने वालों को मेरी राम राम। मरु प्रदेश की मांग आप लंबे समय से उठा रहे हैं। पिछले फरवरी में ही हमने देखा आपने ऊँटों की एक पैदल यात्रा आपने निकाली 700 किलोमीटर की, और इससे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आप मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से भी आपकी बात हुई। मरु प्रदेश की अवधारणा कैसे शुरू हुई, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। मैं 2003 में एक बार भैरव सिंह शेखावत साहब के पास बैठे थे हम, और मैंने एक 2003 में एक पल्लू गांव गोद लिया था। अच्छा। जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, नौर विधानसभा में पड़ता है, गंगानगर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो जब उस क्षेत्र का दौरा कर रहा था भैरव सिंह शेखावत साहब की रैली के लिए, तो गांव में जब जाते थे तो वहाँ पर बहुत दूर दूर 20-20 किलोमीटर तक ना तो रोड था, और पानी भी 20 किलोमीटर दूर से लाया जाता था।
तो ऐसी बात चल गई, चलते चलते एक दिन जब ये प्रोग्राम हो गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और जब जयपुर आ गए तो ऐसे साहब से मैंने, भैरव सिंह शेखावत साहब से कहा, जी आप, राजस्थान बना तो हरियाणा में एक साथ आज़ाद हुआ हिंदुस्तान के साथ, और आज हरियाणा वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ तो इतनी तरक्की है कि गांव गांव में सड़क है, गांव में फ़ोन है, गांव में उस समय फ़ोन नहीं होते, हम फ़ोन के लिए भी 40 किलोमीटर दूर चल के जाते थे। हाँ जी। और पल्लू के 20 किलोमीटर पर गांव था, वहाँ से हम जब जाते थे तो एक गिलास ठंडा पानी दिया जाता था, एक दूसरा हाथ धोने के लिए खारा पानी दिया जाता था, मुंह धोने के लिए, और 21 किलोमीटर से पानी लाते। तो मैंने साहब को कहा, जी ये क्या कारण है कि हम इतना विकास क्यों नहीं कर सके, जबकि 50 किलोमीटर पर सब कुछ है, जो सुविधा चाहिए गाँव में वो सारी चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब को चिट्ठी लिखी है कि राजस्थान का सीएम कोई बन जाए अच्छे, वो हरियाणा के मुकाबले में डेवलपमेंट नहीं कर सकता, और मैंने चिट्ठी लिखी है कि इसके भी 2 प्रदेश बनाए जाएं तो जाकर के इसका डेवलपमेंट होगा। तो मैं, भैरव सिंह शेखावत साहब ने ही मेरे को कहा, मैं तो मरु प्रदेश के बारे में ABCD नहीं जानता था। तो साहब ने फिर मेरे को कहा कि भाई, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा जी ये मरु प्रदेश क्या था? बोले मरु प्रदेश ऐसे ऐसे, कई लोगों ने अलग अलग आवाज़ उठाते रहे, और जब ग्रेट राजस्थान बना तो राजस्थान के समय भी ये बात हनुमत सिंह जी और सादुल सिंह जी ने बात रखी थी कि हमारा प्रदेश बनाओ, और हनुमत सिंह जी काली पगड़ी पहन के गए थे पहली पार्लियामेंट में इसके विरोध में, राजस्थान के विरोध में, और मरु प्रदेश के पक्ष में। तो पटेल साहब ने उस समय कहा कि आज एकता की ज़रूरत है, और जब डेवलपमेंट की बात आएगी, नए प्रदेश बनेंगे तो आपका प्रदेश बना देंगे। और 1956 में भी फिर साहब ने मेरे को बताया कि भी ऐसे ऐसे ज्ञापन दिया और ये दिया, और फिर उन्होंने सारी बात बताई। और फिर साहब ने मेरे को कहा कि तेरे को लड़ने की आदत है, और तू इतने, तेरे ऊपर तूने आंदोलन किए हैं इतने, तो अगर तू कर सकता है तो तेरे लिए सबसे अच्छा काम है ये काम कर। तो मैंने उस दिन फिर तय किया कि भी मैं ये मरु प्रदेश का आंदोलन करूँगा, और उसके बाद फिर हमने इस पर अध्ययन शुरू किया, सारे आंकड़े जुटाने शुरू किए, कभी साहब से, कभी किसी और से, कभी किसी और से। तो फिर सामने आया कि ये मरु प्रदेश बने बगैर राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। लेकिन इसी बीच क्या है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता था, तो 2004 में मेरे को लोकसभा का टिकट दे दिया हिसार का, हरियाणा का। तो मैं हरियाणा में चला गया, और हरियाणा में चला गया तो मैं 2007-8 तक वहाँ रहा। फिर मेरे को हरियाणा का प्रभारी युवा का बना दिया, फिर मैं कुछ 2 साल में जिला अध्यक्ष रहा हिसार का, बीजेपी का। 2008 में फिर मैं वापस आ गया। फिर आप जैसे सब भाइयों से मिल करके हमने कहा कि भी बीजेपी में रहते हुए मैं MLA MP तो बन सकता हूँ, लेकिन जो भैरव सिंह जी ने कहा था कि इस क्षेत्र की अगर कोई डेवलपमेंट करनी है, अगर वाकई हरियाणा, पंजाब जैसा और दुबई जैसा अगर डेवलपमेंट करना है, तो फिर हमारे को ये मरु प्रदेश की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो लड़नी पड़ेगी, पता नहीं कितने साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 30 लगेंगे, 50 लगेंगे, हो सकता है हमारे जीवन में बने ही ना, लेकिन हम एक नींव तो डालेंगे उसको, और उसके लिए संघर्ष करेंगे। और फिर मैंने 2008 में निर्णय किया, और करणी माता के मंदिर में बैठ करके हमने 4-5 लोग ही थे, और उन्होंने तय किया, उसमें से 3 लोग डरते हुए सरकार से भाग गए, और मैं अकेला लगा, और फिर करते करते 2009 में हमने फिर ऊँटों की यात्रा की। ये हमारा यहाँ से शुरुआत हुई हमारी, और 2009 से लेके अब तक कर ही रहे हैं। बिल्कुल। अभी जो यात्रा निकाली थी आपने 2023 में, इसके बीच में काफ़ी लंबा एक गैप आ गया था, और उसके बाद में आपने निकाली, और 2023 में ही आज ये बात इतने बड़े स्तर पे उठ रही है। तो ऐसा है क्या कि आपको पहले से आइडिया था कि इस साल में ऐसा कुछ होगा तो अपन फिर से मूवमेंट शुरू करते हैं? नहीं, आइडिया तो मेरे को इसलिए था कि भी जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मिला हूँ, और जब मेरे से उन्होंने एक एक बात समझी थी किताब लेके, और सारी आंकड़े और सब चीज़ के बारे में चर्चा की थी उन्होंने, और उन्होंने ही कहा कि मेरे को कि तेरे जीवन का ये सबसे अच्छा काम है। और मैं मरु प्रदेश के बारे में सब जानता हूँ, क्योंकि हमारा काठियावाड़, गुजरात का काठियावाड़ हमारे साथ बाड़मेर और वो सारा एरिया लगता है, कच्छ का वो। तो वो बोले मैं बहुत घुमा हूँ उसके अंदर, और वाकई ज़रूरत है। और ऐसे ही अजीत डभोल साहब ने बिल्कुल, हमारे 8 लोग थे हमारे साथ उस मीटिंग के अंदर, और उस मीटिंग में अजीत डभोल साहब ने कहा कि अगर मेरे से व्यक्तिगत राय ली जाए कि हिंदुस्तान मजबूत कैसे होगा, बॉर्डर हमारा, तो हिंदुस्तान मजबूत तब होगा जब बॉर्डर मजबूत होगा। और मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने, अजीत डभोल साहब के सामने जब बात ये रखी थी कि हमारा बॉर्डर जो है वो, हम बॉर्डर पर जाके आए हैं सारे पर, वहाँ पर अलग अलग मज़ार बन चुकी है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण गांव खाली हो चुके हैं वहाँ पर।
तो बीएसएफ तो आती है, तो वो तो बेचारी एक रूट के हिसाब से वो तो चलते रहते, लेकिन जो गांव हैं, ढाणियाँ हैं, वहाँ पर मज़ारें बन गई, और वहाँ हमारे लोकल मुसलमान ने नहीं बनाई, वो तो पलायन कर चुका है, वहाँ के गांव लोग पलायन कर चुके हैं। तो अब वहाँ मज़ारें बन गई, और मज़ारों में आए हुए हैं यूपी और बिहार की दूसरी जो भाषा बोलते हैं वो लोग बैठे हैं। तो हमने कहा था, तो अजीत डभोल साहब ने ये बात कही कि भी बिल्कुल आप 100% कहते हैं, मैं तो एक एक चप्पा चप्पा जानता हूँ बॉर्डर का, कि अजीत डभोल साहब तो रॉ में रहे हैं और वो सब जानते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि मेरा खुद व्यक्तिगत राय है कि इस देश के लिए समृद्ध प्रदेश जरूरी है, इस बॉर्डर के लिए, भारत के लिए मजबूत बॉर्डर चाहिए और बॉर्डर के लिए मजबूत स्टेट चाहिए। तो उन्होंने भी ये बात रखी, और उनके जहन में कोई ना कोई बात तो थी है कि ये मजबूती के लिए जब तक हम डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ये प्रदेश नहीं बनेगा। तो मेरे मन में तो ये नहीं था कि इतनी जल्दी भी कोई ऐसी बात हो सकती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने मेरे को बुलाया, बहुत अच्छे तरीके से बात सुनी, एक बात सुनी। और ये तो हमने क्या, बीच में अंतराल में हम ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम नहीं करते रहे, प्रोग्राम करते रहे, लेकिन जैसे शेखावटी नहर के लिए हमने झुंझुनू पूरा बंद किया था, ऐसे ही हम मनमोहन सिंह के पास भी, कांग्रेस को विज्ञापन दे के आए थे, और प्रोग्राम तो चलते रहते हैं। मैंने एक बार भूख हड़ताल करी थी, आमरण अनशन किया, और प्रोग्राम तो चलते रहे, लेकिन एक बड़ा जो हाईलाइट जो प्रोग्राम होता है वो हाईलाइट हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ। ये ऊँटों की यात्रा की गंगानगर से चली, और माननीय ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के एक्स मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने जब हमारे को झंडी दिखाई, तो निश्चित तौर पर जब एक बड़ा नेता आता है तो उसकी चर्चा होती है, और उसकी हमारी चर्चा हुई। मोदी सरकार ने पिछले 9 साढ़े 9 साल के अपने कार्यकाल में कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो लंबे समय से लंबित थे, और वो इसके लिए जाने जाते हैं कि कुछ भी अगर बहुत बड़ा फैसला लेना है तो वो मतलब तुरंत ले लेते हैं। और वैसे ही एक फैसले की बात हो रही है, और अभी इस विशेष सत्र के दौरान ही संसद में जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उसमें उन्होंने कुछ पुराने राज्य जिनसे अलग होकर नए राज्य बने उनकी भी चर्चा की, और उससे एक इशारा और मिला कि ठीक है, इसके बारे में हो सकता है बात की जाए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मरु प्रदेश बनने से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्योंकि जब से ये चर्चा चली है सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी राय दे रहे हैं कि इससे ये नुकसान होगा, ये फ़ायदा होगा। एक बहुत सामान्य जो सबसे पहला नुकसान बताया जा रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, ऐतिहासिक धरोहर है, वो बंट जाएगी। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या फ़ायदे नुकसान आप बताते हैं? मैं भी कल से ये सुन रहा हूँ, और कई जो अध्यापक ये चलाते हैं चैनल वो बता रहे थे, तो मेरे को बड़ी उनके ऊपर तरस आ रहा था, और मेरे को हंसी आ रही थी, और तरस आ रहा था कि हमारे कैसे अध्यापक हैं, मेरे समझ से बाहर हैं वो। अब वो कह रहा था, एक एक जो टीचर था वो पढ़ा रहा था कि ये मध्य प्रदेश बन गया तो संस्कृति बदल जाएगी, और हम महाराणा प्रताप को क्यों पढ़ेंगे कि वो तो दूसरे प्रदेश के हो गए। हाँ जी, हम महाराजा सूरजमल को क्यों पढ़ेंगे हम? तो फिर मेरे को ये बता दिया जाए कि महाराणा प्रताप और सूरजमल इस राजस्थान के नहीं है, वो भारत की धरोहर है। हाँ जी, तो फिर आप महात्मा गांधी को गुजरात में ही पढ़ाओ ना, भगत सिंह को पंजाब में ही पढ़ाओ ना। हाँ जी, तो फिर तो ये सब को प्रदेशों में क्यों बांट रहे? इन महान विभूतियों में जो प्रदेश में बांटता है वो तो अध्यापक रहने के लायक ही नहीं है। हाँ? बात करो डेवलपमेंट की, पढ़ाई तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे महान पुरुष हैं, वो तो देश के हैं, प्रदेश के नहीं है। और हमको पाकिस्तान में नहीं जा रहे, हम देश नहीं तोड़ रहे हैं, हम भारत माता को मजबूत करने वाले लोग हैं। तो उनको जितनी समझ होती है उतनी बात करते हैं। तो इसलिए संस्कृति बदलेगी नहीं। और दूसरी बात है, संस्कृति तो हमारी है। अगर इस देश में राजस्थान को दिखाया जाता है तो कालबेलिया डांस से राजस्थान को जाया जाता है, अगर बोली से जाता है तो मारवाड़ी भाषा से जाया जाता है, अगर आप बात करते हो तो ऊँट से जाना जाता है, रेगिस्तान और खेजड़ी से जाना जाता है, गाय और भेड़ से जाना जाता है। हमारी बोली जो है, हमारा पहनावा है, जो पहनावा वो हम पहनते हैं, वो राजस्थान से जाना जाता है। हाँ जी, आप जाके देखो ना अलवर में, उसमें कौन सी भाषा बोलते हैं और क्या बोलते हैं वो, और कौन सी उसमें हमारे मारवाड़ी गाने आते हैं, उनको गीत आते हैं कि नहीं आते हैं। कालबेलिया डांस बता दो ना, बांसवाड़ा में होता है कि नहीं होता है, उनको यही पता नहीं है जिसको पढ़ाते हैं। कम से कम अरे तुम पढ़ के तो आओ और तुम देखो तो सही, और फिर डेवलपमेंट की बात करो। डेवलपमेंट कैसे होगा? या तो हम ये कहते हो कि प्रदेश बन जाएगा तो हम जयपुर नहीं जाएंगे, हम कहते हैं जयपुर से उतना ही प्यार हमारा आज भी है और फिर भी रहेगा। हम राज ठाकरे नहीं है कि जो हम कहेंगे पाबंदी लगा देंगे कि मध्य प्रदेश में आ गए, ठीक नहीं है। हम कहते हैं देश के लोग आओ। और जब हम यात्रा की थी
तब हिंदुस्तान के लोग आते थे जो हमारे धार्मिक स्थानों पर आते हैं, हम उनके माला डालते थे कि हमारा स्वागत है, क्योंकि हमारी भूमि जो है वो जब टूरिस्ट आता है, हमारा तो ऐसा सुंदर प्रदेश है, जब एक अंग्रेज लड़की आती है और अंग्रेज लड़की एक ऊँट वाले के साथ जाती है और 7 दिन ऊँट वाले के साथ रहती है, लेकिन आज तक आज़ादी से लेकर अब तक एक भी कोई कांड नहीं हुआ कि किसी ने छेड़ दी हो। तो हम तो ऐसे लोग हैं, इसलिए हम किसी दूसरे प्रदेश से, दूसरे देश से नफरत कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए वो कम समझ वाले लोग हैं, जिसने जितनी बुद्धि होती है उतनी बात करता है। हम तो बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि हम विकास चाहते हैं और विकास का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार बदलने से विकास नहीं होगा। और जब भी कोई नेता आता है तो गांव में एक ही तो बात कहता है कि मैं डेवलपमेंट करूंगा। अरे तो डेवलपमेंट का रास्ता बता दो ना, आप रास्ता बताओ डेवलपमेंट का। और तुम बताओ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड जैसा हमारा डेवलपमेंट कब कर दोगे, कितने साल में कर दोगे? आप गारंटी का लिख के दो हमें कि 20 साल बाद आपको हम ऐसा कैसा बना देंगे। अब अशोक गहलोत साहब लग रहे 2030 के अंदर आइडिया बताओ, नंबर 1 कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? बैंगन बनेगा ऐसे 2030 कैसे बन जाएगा? ऐसे फालतू की बात करते हो। 2030 में आप रहोगे नहीं रहोगे, आपका जीतोगे हारोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और कैसे कर दोगे? हमें तरीका बता दो। आप कभी गांव में गए नहीं हो, आप जलसों, यहाँ का मुख्यमंत्री कभी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जाता है जैसे श्री कृष्ण भगवान का अवतार हो गया हो। कैसे चले जाओगे? आप जो छोटी स्टेटों में जाकर देखो, गांव गांव के अंदर मुख्यमंत्री घूमता है। जब मुख्यमंत्री आता है गांव में तो आप देखो गांव को चमका के रख देता है। आज हरियाणा के अंदर हर गांव के अंदर जो गांव की फिरनी जो है उसका रिंग रोड बना चुके हैं। गांव के अंदर जिम है, गांव के अंदर 3-3 हॉस्पिटल हैं, गांव के अंदर औरतों का अलग, आदमियों का अलग, पशुओं का अलग है। तो आप उस ऐसा 20 किलोमीटर पर हर लड़कियों का कॉलेज है, लड़कों का कॉलेज अलग है। हर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर मंडी है किसान के लिए। आप ऐसा कब बना दोगे बता दो? हमारे यहाँ आपने 700 से 750 से 1000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की है। हरियाणा ने कर रखी है 2800 रुपये बुढ़ापा पेंशन। वो कह रहे हैं कि अगली साल हम 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर दी, और वो कह रहे हैं कि हम अगले 1-2 साल बाद हम 5100 रुपये कहेंगे। ये कहते हैं कि हम अगली साल आपके 1100 रुपये करेंगे। अरे कब उनके साथ मुकाबला करोगे? एक गाड़ी जा रही है 100 की स्पीड में और तुम साइकिल पर चल रहे हो, क्या बात करते हो? इसलिए डेवलपमेंट अगर करना है तो डेवलपमेंट का एकमात्र रास्ता है और वो मरु प्रदेश है, और कोई रास्ता नहीं है। डेवलपमेंट की बात में मैं कुछ फैक्ट्स जानना चाहता हूँ, जैसे रिसोर्सेज क्या होंगे अगर 2 राज्य हो जाते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और क्या हमें किस तरीके के इससे नुकसान हो सकते हैं? मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि ठीक है, राजस्थान के अगर 2 हिस्से हो जाते हैं, मध्य प्रदेश अलग हो जाता है, जिसमें कि 20 जिले आज के वक्त के हिसाब से आते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा और क्या इसका कुछ नुकसान भी है? अब ऐसे जैसे देखो, नुकसान जहाँ तक की बात होती है कि नुकसान तो ये होता है जब देश छोटा हो जाए और पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर दे, तो नुकसान तो ये होता है कि छोटा प्रदेश हो जाए और दूसरा प्रदेश हमारे ऊपर हमला कर दे, तो नुकसान है कि हम छोटे हैं यार, है वो मार देंगे, तो हमारे साथ मुकाबला, तो कोई लड़ाई तो होनी नहीं है, तो नुकसान किस बात का है? अब फायदे की जहाँ तक बात है, अब फायदा सुनिए। हिंदुस्तान का 27% तेल हम देते हैं आज के दिन, और जिस दिन हमारी रिफाइनरी चालू हो जाएगी 3 लाख करोड़, जो राजस्थान का बजट नहीं है उतना तो एक हमारी रिफाइनरी तेल देगी हमारे को। जब आप सोचो कि हमारी जीडीपी कहाँ जाएगी, हमारी पर कैपिटल इनकम कहाँ जाएगी, हाँ जी, हमारे गैस है, हमारे तेल है, हमारे एक लाइमस्टोन निकलता है जैसलमेर में, जिसको देश की जनता को पता ही नहीं है, हाँ जी, प्रदेश को पता नहीं है। यहाँ के एमएलए से पूछ लो कि लाइमस्टोन होता क्या है, उनको यही पता नहीं लाइमस्टोन किस चीज़ में यूज आता है, कहाँ यूज होता है, हाँ जी। वो 700 करोड़ रुपए तो रेलवे ने कहा पिछले साल कि हमें लाइमस्टोन के लिए 700 करोड़ रुपए इन कंपनियों ने हमें दिए, तो आप सोचो इनकम कितनी होगी, कितनी रॉयल्टी आई होगी। हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा हब है जो सौर ऊर्जा का है। हमारे यहाँ 10,000 पंखे हवा से बिजली बनाते हैं। हमारे यहाँ चाहे बीकानेर लगा लो, चाहे कोलायत लगा लो, चाहे आप बाड़मेर लगा लो, वहाँ पर हमारे यहाँ बिजली बनती है कोयला से। तो हमारे पास जो क्या नाम है राउतसर है, राउतसर के जहाँ सेम आई हुई है वहाँ पर हमारे नीचे फास्फोरस मिला है जो दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। हमारे यहाँ जो बम बनता है, जो दुनिया में सबसे खतरनाक परमाणु बम है, उसकी यूरेनियम चाहिए, और 1 किलो यूरेनियम के लिए देश लाइन लगा के खड़े होते हैं। और यूरेनियम हमारे सिवाना की पहाड़ियों में और यहाँ अजीतगढ़ की पहाड़ियों में, दोनों में खोज हो चुका है कि यहाँ यूरेनियम है। हाँ जी, 20 साल से यहाँ फौज बैठी है और खोज होके फाइनल हो गया कि यहाँ यूरेनियम है। हाँ जी, तो हमारे तो यहाँ
हमारे से ज़्यादा सीमेंट कहीं नहीं बन सकती, हमारे से ज़्यादा कोयला नहीं है कहीं अब नीचे धरती के अंदर, हमारे से ज़्यादा सबसे महंगी गैस हमारे नहीं है। तो हमारी धरती के अंदर जो चीज़ है वो हिंदुस्तान के किसी राज्य के पास नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जैसा, और फिर दूसरी बात है कि आज अगर हम प्रदेश बनता है, हमारी शेखावाटी नहर के लिए हम इतने साल से लड़ रहे हैं भाई, आज ये डार्क जोन बन चुका है, लेकिन पानी का एक दिन भी कभी किसी ने बोला, किसी मुख्यमंत्री ने, एक्स मुख्यमंत्री ने, कि हाँ मैं लेके आऊंगा पानी, किसी ने नहीं बोला। हमारे जल शक्ति मंत्री भारत का बना हुआ इसी मरु प्रदेश का, उसने आज तक एक दिन नहीं कहा मैं पानी लेके आऊंगा, जबकि हमारा पानी जो है वो मंजूर हुआ है। पहले यमुना ट्रिब्यूनल में केस था हमारा, अब कोई केस नहीं है, केस खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि 20,000 करोड़ रुपए लगाएं और हमारी नहर खोद के ले आए, और हमारे यहाँ पर अगर मान लो शेखावाटी में नहर आ जाए तो हम तो चमन बन जाएगा ये तो। ऐसे ही एक टीएमसी में 28 लाख लीटर पानी होता है एक टीएमसी में, और हमारा अब की बार घग्गर नदी से हनुमानगढ़ होता हुआ, अनूपगढ़ होता हुआ पानी चला गया पाकिस्तान में। कम से कम 2000 टीएमसी पानी हमारा चला गया। अगर उस पानी को अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर मरु प्रदेश बना होता और मरु प्रदेश का राज्य खुद होता तो वो पानी की ही बात करता, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सबसे कम वर्षा यहाँ होती है। तो वो पानी अगर हमारे यहाँ होता और उसको रिजर्व कर लेते हम, तो हम नागौर और शेखावाटी तक पानी लगा सकते हैं 10 लाख हेक्टेयर जमीन के अंदर। ऐसे ही हमारा माई बजाज का बेसिन पानी जो है वो 10 जमाई बांध जितना पानी गवर्नमेंट कहती है, हम नहीं कहते, कितना पानी जो है वो गुजरात से होकर के और बंगाल क्या नाम समुद्र में चला जाता है। उसके लिए हम हमारी एक टीम आंदोलन कर रही है, वहाँ का एक किसान संघर्ष समिति है, विक्रम सिंह पुना और जयंत मून और ये सब मिल करके हम सब मेहनत कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और एक यात्रा निकाल रहे हैं। तो अशोक गहलोत साहब का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारी बात सुनी और इन्होंने ये एक डीपीआर बनाने की, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने उसको ऊपर से अड़ंगा अड़ा के रोक दिया है। होना तो ये चाहिए था कि गजेंद्र शेखावत साहब को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था और ये डीपीआर बनवानी चाहिए थी। और डीपीआर बनानी नहीं कह रहे मैं चलो किन्नर से कितने पैसे चाहिए आपको पानी ला के देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ ये हर काम में राजनीति सोचते हैं। मैं तो अशोक गहलोत साहब से मिला नहीं, लेकिन मैं तो जो इन्होंने जो अच्छे काम करते हैं उसकी तारीफ करते, जो इन्होंने बुढ़ापा पेंशन की तो की, और हमने कहा कि जो आंदोलन हम लेकर के चले थे, जिसकी इन्होंने कम से कम 2 कदम आगे बढ़ाए, छोटे जिले बना करके, संभाग बना के, तो उसका भी हमने तो धन्यवाद किया। रोजगार की बात जहाँ तक करते हो, जब प्रदेश बन जाएगा ना जी, तो रोजगार तो दुनिया के लोग हमारे यहाँ मांगने आएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। अब हमारा तो इतनी धरती में चीज़ है कि, और पानी आ जाएगा जिस दिन हमारा किसान भी लहलाएगा और जवान भी लहलाएगा। बिल्कुल, जैसे छोटे जिले बनाए हैं, जैसे दूदू जो एक बार ग्राम पंचायत बनी और उसके तुरंत बाद में जिला भी बन गई, तो जब इतने छोटे छोटे जिले बन गए हैं, उनसे जब गुरेज नहीं है तो राज्य बनाने से गुरेज क्यों है? और आज तक चाहे वर्तमान सरकार ले लो, पिछली सरकार ले लो, केंद्र में सरकार ले लें, चाहे जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, कोई भी मरु प्रदेश की बात नहीं करता है। इसके पीछे क्या कारण आप पाते हैं? मैं कारण कुछ नहीं है। जब ये देखो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और जब राष्ट्रीय लीडर जो इनका है उसका कोई विजन हो और वो बोले तो ये बोलते हैं। ये तो तोते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए बोला कि सीबीआई तब बोलती है जब सेंटर कहती है, तो ये तो तोते हैं। इनको टिकट चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री चाहिए, किसी को मंत्री पद चाहिए, कहीं मेरा आका नाराज ना हो जाए। ये तो इच्छा शक्ति ऊपर वालों की चाहिए बड़े होंगे इनकी। ये तो जब जाते हैं ऊपर वालों के पास तो ये तो टिकट मांगने जाते हैं या कुछ और मांगने जाते हैं। ये मेरे साथ 8 लोग थे, आप यकीन नहीं करोगे, मैं उनके सामने आपका इंटरव्यू करा दूंगा। अजीत डभोल साहब ने मेरे से ये कहा कि गोदारा जी, आप पहले प्रदेश के ऐसे लोग हो जो आपने आकर के इतनी बात की कि हमारे ये नहर आनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मरु प्रदेश में ये होना चाहिए, हाँ जी, तो हमारे नेता क्यों नहीं बोलते? मैंने उनके सामने 8 लोगों प्रतिनिधिमंडल के सामने कहा कि हमारे नेता जो है, जो आपने मंत्री बना रखे, वो मंत्री पद कायम रहे किसी तरह, और मेरे बेटा और मेरे बेटी या कोई और मेरे जुगाड़ रहे और मेरी अगली टिकट पक्की हो। ये अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर टिकट कब मांगे? आपके पास आएंगे तो आपके पांव पकड़ेंगे, आपकी चमचागिरी करेंगे, आपका आभा मंडल सजाएंगे और कहेंगे जी आप दया रखना, हम तो आपके चेले हैं और हम कर रहे हैं कि हमारे पास ये काम है। तो हम तो इसलिए आए थे कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है। और उन्होंने, अजीत डभोल साहब ने ये बात कही थी कि आप बहुत अच्छा प्रपोजल लेके आए हो, और नरेंद्र मोदी जी इस मामले के अंदर बहुत मजबूत आदमी हैं
और जो उनको समझ में आता है वो करते हैं, वो किसी चीज़ से चिंता नहीं करते और ना वो डरते हैं, और इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं तो उनका, नरेंद्र मोदी का इतना शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रदेश में जन्मे जाए जो हैं, इस प्रदेश की रोटी खाते हैं, इस प्रदेश में जन्मे जो नेता हैं, सारा दिन लंबे लंबे भाषण ठोकते हैं, लेकिन एक दिन भी ये नहीं कहते कि मध्य प्रदेश बनना चाहिए, और जबकि उनको कोई दूसरी जगह कोई पूछता नहीं है, तो वो नहीं बोलते। यहाँ का कभी एसडीएम के पास चले जाओ, वो ज्ञापन नहीं लेता, कलेक्टर नहीं पूछता, है जी। और इस देश के प्रधानमंत्री ने इस मरु की भूमि की चिंता की और मेरे को बुला के अपने हाथ से ज्ञापन लेके अपने पीए से फोटो खिंचवा के अपने मोबाइल से, और मेरे को अपनी मेल से मेरे को मेल किया। इससे बड़ा इस देश का प्रधानमंत्री और क्या हो सकता है? हमारे मरु प्रदेश के लिए तो इससे बड़ा कोई और आदमी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये नहीं बोलते कि ये तो पार्टियों के तोते हैं, और तोतों की औकात नहीं होती। जो आका बोलता है उसको वो राम राम करते हैं। आप चाहे तोते को देख लो और इनको देख लो, आप कोई पढ़ा लिखा पढ़ाया हुआ तोता है उसको बिठा लेना और इन नेताओं को बिठा लेना, दोनों एक जैसे ही बोलते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल हैं और वो किसान की, जवान की, युवाओं की बात करते हैं। उनसे आपने कभी इस बारे में चर्चा की कि मध्य प्रदेश के लिए वो भी आपके इस आंदोलन में शामिल हो? नहीं, बहुत बार की, एक बार नहीं, बहुत बार की। और मैं जोधपुर का, अगर आप जलसा, जो इनकी जनसभा थी उसमें मैं गया था, और उसमें मैंने जनसभा के अंदर कहा कि हनुमान जी आप इस मध्य प्रदेश की, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की ही रहने वाले हो, और आपको इस मध्य प्रदेश के अलावा दूसरी जगह कहीं घूम लो, कोई नहीं पूछने वाला है। यहाँ का जवान और यहाँ का किसान ही आपको पूछता है, क्योंकि आप हमारे हो, हमारे क्षेत्र के हो और हमारे हो, अपने हो। तो इसलिए हम आपको पूछते हैं, आप ये मध्य प्रदेश का बीड़ा उठाइए, और हम आपको अपना लीडर मानते हैं और मैं आपके साथ हूँ, आप उठाइए। और आज आपके सामने भी कह रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल आए और हमारे साथ आगे मिलके काम करे, और हम उनके साथ हैं, और आप लीडरशिप संभालो। आज मेरे को बड़ा आज गर्व होता अगर वो जा करके लोकसभा के अंदर आज अड़ के बोलते कि मध्य प्रदेश बनाओ, और विशेष सत्र के अंदर ही मध्य प्रदेश बनना चाहिए, तो आज इस मध्य प्रदेश के लीडर वही होते। लेकिन अब उनको तो मन में उनके क्या है, हम क्या कह सकते हैं किसी लीडर के बारे में, लेकिन है तो अपने। और जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि बहुत अच्छी डिमांड है आपकी। और जो वो नहीं, सारे ही। एक दिन अर्जुन मेघवाल मिला, बोला बहुत अच्छी डिमांड है, तो मैं को बोलते क्यों नहीं? बोला आप नरेंद्र मोदी जी को राजी कर लो। तो मैं फिर आपकी क्या जरूरत है? वो राजी तो उन्हीं को करना है, आपकी क्या जरूरत है? वो तो राजी हैं, उनको आप जाके तो कहो। वो राजी है तभी तो हमारे साथ बात कर रहे हैं। अगर राजी नहीं होते तो प्रधानमंत्री के घर में कौन चला जाएगा? किसी की औकात है जो काफिले में घुस जाए? तो मैंने उनको समझाया था, एक दिन राजस्थान भवन में मिले थे, तो लेकिन मिलते हैं जब कहते हैं वाकई बनना चाहिए, लेकिन वहां जाके तोते बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये जैसे आप बात कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल लीडर होंगे या इस तरह का आंदोलन करना चाहिए, इसमें काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश जाटों का बाहुल्य वाला क्षेत्र हो जाएगा, जबकि बहुत ज़्यादा शायद संख्या नहीं होगी जनगणना के आधार पर इन 20 जिलों में। लेकिन फिर भी ये अक्सर कहा जाता है कि जिस तरह के लीडर्स इस बात को लेकर आगे आ रहे हैं, या जिनकी यहाँ पे इस क्षेत्र में जहाँ पे अच्छी पकड़ है, तो ये जाटों का मतलब गढ़ हो जाएगा। नहीं, पहली बात तो ये बताओ कि राजस्थान में क्या माली समाज इतना बड़ा थोड़ा ही है कि 7 करोड़ में कितने लोग होंगे? तो वो बन गए तो क्या अशोक गहलोत साहब ने क्या दूसरे लोगों को मार दिया? हाँ जी, बन गए तो जो आदमी मतलब जिसके माथे में लकीर होगी बनेगा। हाँ जी, नरेंद्र मोदी क्या सारे मोदी इनकी गोत्र का ही पता नहीं है कौन सी गोत्र है? जानते हो आप कोई? उसके मोदी जी की गोत्र थोड़ी जानते हैं हम। कोई कह देता है बढ़िया है, कोई कहता है बैकवर्ड है, कोई कुछ है, लेकिन वो देश के लीडर है ना। क्या उन्होंने दूसरी कम्युनिटी को मार दिया? हाँ जी, भैरव सिंह शेखावत साहब राजपूत थे, तो क्या उन्होंने जाटों को मार दिया? हरियाणा के अंदर खट्टर साहब ने क्या जाटों को और ये दूसरी कौमों को मार दिया? अगर जाट बन भी जाएगा तो कौन सा कोई वो अगर नहर आएगी तो नहर तो सबके आएगी ना, पानी आएगा तो सबके आएगा। अगर शहर अच्छा सुंदर होगा तो उसमें सारे ही लोग होंगे, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा ना जी। रोजगार मिलेगा तो ये थोड़ी है कि जाटों को मिल जाएगा। और अगर फिर संख्या की भी बात करो तो हनुमानगढ़ गंगानगर में आधे आधे जाट है जी, आधे दूसरे हैं, आधे वो हैं। अब बीकानेर आ जाओ, बीकानेर में 7 सीट में 2 ही जाट जीतते हैं, और अब की बार तो वो भी नहीं है। हमारी नौर की सीट है, जाट बहुल क्षेत्र है, लेकिन अब की बार तो बढ़िया एमएलए है जी। तो आप पाली में कहाँ जाट हैं? आधे जोधपुर में कहाँ जाट हैं? जैसलमेर में कहाँ जाट है? उधर चले जाओ आप, सिरोही में कहाँ जाट है? जालौर में कहाँ जाट है? सांचौर में कहाँ जाट है? तो ये तो सिर्फ एक क्या होता है, किसी आंदोलन को अगर बदनाम करना हो ना जी, तो ये सोचे समझे जो चंद लोग होते हैं वो कहते हैं कि या तो कह देंगे ये जयवीर गोदारा गुंडा है,
इस पर पुराने इतने मुकदमे हैं, गुंडों का काम है ये तो, या फिर कह देंगे ये तो राजनीति का भूखा है, या फिर कह देंगे ये तो जातिवाद है, ये तो जाटों का प्रदेश बन जाएगा। तो जिस जाट को पाकिस्तान से आए नहीं, यहीं के पैदा हुए, और फिर या जाटों को इतनी अगर किसी को एक आधे को नफरत है तो तुम जाटों को पाकिस्तान भेज दो, या इनका कोई अलग ही बना के कोई टोला बना के इनका अलग निकाल दो किसी को। ये तो इसी देश के पैदा हुए हैं, इसी देश में रहते हैं, सब कौमों के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। 36 बिरादरी का प्रदेश बनेगा, किसी जाट जूट का नहीं बनेगा। और ये तो बनेगा तो किस्मत से मुख्यमंत्री बनता है, बाई लक बनेगा। अगर जिसके माथे में लकीर होगी तो अपने आप बन जाएगा, और नहीं होगा तो कितने डंड पेलता रहिए, कुछ नहीं होगा। और सारी कम्युनिटी को पीछे ले जाना। अगर मान लो मैं कभी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जाट कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ता हूँ, अब मैं अगर मान लो लूणकड़ सर चुनाव लड़ूँ या डूंगरगढ़ लड़ूँ, तो वहाँ गोदारा जाता है, तो मेरे सामने कौन से गोदारा नहीं लड़ेगा, सामने गोदारा ही लड़ेगा। हाँ जी, तो ये तो कोई बात है नहीं कि भी अगर जहाँ राजपूतों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाँ जी, अगर शेरगढ़ है तो वहाँ शेरगढ़ में राजपूत ही लड़ेगा आमने सामने। तो ये तो सिर्फ एक आंदोलन को खराब करने की बात होती है, आंदोलन को बदनाम करना हो, भी सही दिशा में चल रहा है तो उसके और क्या आरोप लगाएं, और तो कोई आरोप है नहीं। हम देश से अलग नहीं जा रहे, भारत को मजबूत करना चाहते हैं, देश को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यहाँ रोजगार पैदा करना चाहते हैं। आज 10 लाख बेरोजगार हैं हमारे, अभी 10 लाख बेरोजगार, और जिस दिन मध्य प्रदेश बन जाएगा वो एक साल में 10 के 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो इसलिए नेताओं की सोच तो है नहीं, बस ये इतनी सोच है, बैठे बैठे कहते हैं यार ये जाट बन जाएंगे। अरे बन जाएंगे तो जाट कौन से कोई उग्रवादी हैं यार, बन जाएंगे बन जाएंगे। बिल्कुल। अब मैं ये चाहता हूँ कि जाने से पहले आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अगर आप मध्य प्रदेश को लेकर कोई बात कहना चाहें या संबोधित करना चाहें तो बिल्कुल। मैं तो सिक्कर संदेश देखने वाले सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप सिक्कर की बात अगर करें तो सिक्कर को अगर गुड़गांव जैसा बनाना है, क्योंकि सिक्कर को जयपुर के साथ नज़दीक लगते हुए आज तक कुछ नहीं दिया इन्होंने। आज तक एक सड़क दी है टूटी फूटी सी, वो भी गोल घुमा करके दी है, वो भी सीधी नहीं बनाई इन्होंने। तो इसलिए अगर सिक्कर को गुड़गांव बनाना चाहते हैं तो सिक्कर आज अगर दुनिया में नाम सिक्कर का है, सिक्कर में लोग आते हैं तो सिर्फ आते हैं सिक्कर के लोगों के द्वारा मेहनत की। उन्होंने अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, और चीज़ बनाई है, तो उसकी वजह से लोग आते हैं। आज सिक्कर का अगर कोई विकास है तो शिक्षा का जो प्रभाव है वो सिक्कर के लोगों ने किया है। इसलिए मैं सिक्कर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, गुड़गांव छोटा सा एक कस्बा था और हरियाणा बना, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, लेकिन हरियाणा की सरकार ने और ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेताओं ने ये सोचा कि दिल्ली का फ़ायदा उठाया जाए, और वहाँ पर एक ऐसा शहर बनाया गुड़गांव जो आज हिंदुस्तान में उसके मुकाबले में एक भी शहर नहीं है, वर्ल्ड क्लास शहर है, वर्ल्ड क्लास। और वो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन ये मध्य प्रदेश बन जाएगा उस दिन सिक्कर जो है वो गुड़गांव का मुकाबला करेगा, वर्ल्ड क्लास शहर बनेगा। और ये इसकी मध्य प्रदेश की कैपिटल जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो सबसे बड़ी ये बनेगी। यही मेरा आपसे निवेदन है कि सिक्कर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में जुड़ना चाहिए, सब युवाओं को अपने इस आंदोलन में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने पहले भी हमारी बहुत मदद की, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं व्यूवर्स से जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की अवधारणा के बारे में, इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में, और ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में अब हमने बात करी मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा के जयवीर गोदारा जी से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से और फ़ायदे हो सकते हैं? आप लोगों के जो भी विचार हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे बताएं, और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई संशय हो, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।